नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रम का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। 2017 में हम लोगों ने सभी आयोग और बोर्डों को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई याद रखना, नियुक्ति की प्रक्रिया में उसकी शुचिता, उसकी पारदर्शिता में किसी प्रकार का कोई खोट कहीं नजर नहीं आना चाहिए और जो भी जिस भी स्तर पर लापरवाही होगी वहां पर जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। और उसका परिणाम है कि गत 7.5 वर्ष के अंदर हम 7 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी देने में सफल हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए, आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का परिणाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़कर के नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं। याद रखना, इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। मुख्यमंत्री के आदेशों का उल्लंघन किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। सीतापुर में बनी सड़क पर अनियमितता पाई गई है। FDR तकनीक से बनाई गई थी ये सड़क। अभियंताओं, ठेकेदारों पर मिली भगत का गंभीर ये आरोप लगा है। तो मुख्य सचिव से शिकायत की गई है। मुख्य सचिव ने मामले के संज्ञान भी ले लिया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पर कार्रवाई नहीं हुई है। TC जांच प्रकरण में सड़कों को यहां पर क्लीन चिट दी गई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेशों का भरपूर यहां पर उल्लंघन किया गया है। बताते चले आपको कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। सीतापुर में सड़क पर अनियमितताएं पाई गई हैं। जिस तरह से सड़कों का निर्माण किया गया और इसी सड़कों के निर्माण में अनियमितताएं पाई गई हैं।
अंकुश जायसवाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर उनको आदेश दिया गया था, लेकिन उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और यहाँ पर बड़े अनियमितताएं देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये सीतापुर की मिश्रिक लोकसभा का मामला है, जहां पर एफडीआर तकनीक से ये पीएमजीएसवाई की सड़क बनाई गई थी और सड़कों में अभियंता और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत से यह अनियमितता सामने आई, ऐसा आरोप लगाया है वहां के सांसद हैं अशोक रावत जी ने। उन्होंने बाकायदा इसकी लिखित शिकायत की है। जो चीफ सेक्रेटरी है यूपी के मनोज कुमार सिंह, इनको शिकायत की है, अपने पत्र में लिखा है उन्होंने। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है उसको जांच के आदेश दिए हैं शासन स्तर पे, और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जांच की बात कह रहा है, लेकिन आखिरकार ये जांच कब पूरी होगी, कब, और इसके बाद जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एफडीआर तकनीक से ये रोड बनाई गई और इसमें पीएमजीएसवाई की सड़क है और वहां पर अनियमितता निकली है, तो ये बड़ा अपने में मामला है। और अगर ये जांच पूरी होती है तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं जो है अभियंता इसमें जांच के घेरे में आएंगे, और साथ साथ जो ठेकेदार है जिसके द्वारा ये लापरवाही बरती गई है उस पर भी बड़ी गाज गिरेगी। अंकुश, अभियंता और ठेकेदारों पर तो गाज गिरी है, क्या इसके साथ कोई और भी इसमें संलिप्त है? देखिए, ऐसा है कि इसमें ये पूर्व की बनी हुई सड़क थी। जब इस पे जांच बैठा ली गई, क्योंकि जब वहां पे मौके पे जो खुद जो है सांसद है उन्होंने देखा वहां पे और खुद जाकर कर उन्होंने चेक किया, उसके बाद ही जो है इसकी शिकायत की गई थी। तो जाहिर सी बात है, जिस फर्म ने काम किया है और जिस अभियंता की देखरेख में, जिस मॉनिटरिंग में ये काम हुआ है, आखिरकार उनकी कैसे लापरवाही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग होती है उसकी मॉनिटरिंग में सारे कार्य किए जाते हैं, और कैसे ये लापरवाही बरती गई अभियंताओं की ओर से कि इस तरीके की अनियमितता हो गई, तो भी पीएमजीएसवाई सड़क में एफडीआर तकनीक से ये रोड बनाई जा रही थी। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा मामला है। अगर इसकी जांच निष्पक्ष तरीके से कर ली जाए तो बड़े बड़े इसमें जो अभियंता के साथ साथ जो ठेकेदार हैं वो सभी इसमें जो है दोषी होंगे और सब पर कार्रवाई आगे आने वाले में देखने को मिल सकती है। अंकुश, ठेकेदार और अभियंता पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है? क्या प्रशासन की ओर से क्या और भी कोई जांच बैठाया जा सकता है इसको लेकर के? देखिए, ऐसा है कि इनकी जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जब चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए थे, तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो है यूपीआरआरडीए के द्वारा जांच करवाता है, और यूपीआरआरडीए जो है स्टेट लेवल की विंग है जो जांच करती है मौके पर जाकर के अपनी टीम के साथ। तो वो जांच करने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को, उसके बाद उस पर बड़ी कार्रवाई होने की आशंका है। बहुत शुक्रिया अंकुश जायसवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग पर कार्रवाई नहीं की गई है। इस पूरे मामले को लेकर जो अभियंता और ठेकेदार है उन पर गाज गिरी है। मुख्यमंत्री के आदेशों का यहाँ पर भरपूर उल्लंघन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने 30 नवंबर को लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में करीब 14 राज्यों के पदाधिकारी और कोऑर्डिनेटर को भी बुलाया गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। निषाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं, दफ्तर और आवास में नजर आ रहे हैं। गर्व का विषय है कि निषाद पार्टी अपने कम समय में एक पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्तर पर 22-23 राज्यों में लगभग पहुंच चुकी है। ऐसे सभी राज्यों के लोगों को एक प्लेटफार्म बनाना पार्टी का उद्देश्य है, और इनके राष्ट्रीय मुद्दे हैं। जिस मुद्दे के लिए पार्टी बनी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इनकी छीनी गई है, केंद्र में संविधान में सुरक्षित हैं, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, बस राज्यों ने अपने लिस्ट में इन्हें पिछड़ी डाल के असुरक्षित कर दिया। जमुना से उस पार का व्यक्ति अनुसूचित जाति की सूची में उत्तर प्रदेश आज चुनाव लड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के निषाद के खून को कमज़ोर कर दिया है पिछली सरकारों ने, जिससे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे प्रस्ताव पारित होंगे, सरकार को दिए जाएंगे। प्लस इस पर राष्ट्रीय स्तर से कोई राष्ट्रीय मुद्दा होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को इकट्ठे होकर आवाज़ भी देनी पड़ती है। हम 14 राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध मिल रहा है, वो 14 राज्यों के लोग भी आएंगे समर्थन करने। भाई हमें मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए और राज्यों को भी मिलना चाहिए। चूँकि देश एक ही है तो एक तरह का एक विधान, एक कानून बनना चाहिए। तो ऐसे में
राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के और जिले स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लगभग 10,000 लोग इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है उसमें पहुंच रहे हैं। और वो चूँकि प्रदूषण का मामला है इसलिए प्रदूषण में प्रतिबंधित मतलब प्रदूषण मुक्त गाड़ी से ही जाएंगे ये अपील करने के लिए। और कार्यकर्ताओं को बता दिया कि भाई सफ़रनामा है और उसमें जो सलाह है सूरत देना है वो दीजिए, प्रस्ताव पारित होगा उसका तो नहीं। और चूँकि उत्तर प्रदेश जड़ है, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनके स्वागत के लिए इनको इकट्ठा करके भी इनको जिम्मेदारी दी गई कि अपने अपने पदाधिकारी को लेकर पहुँचे। सर कहा जाता है कि जिससे जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब आपके कई प्रदेशों में भी संगठन हैं, उत्तर प्रदेश में भी मजबूत संगठन है, यहाँ पर भी सीट नहीं मिली उपचुनाव में, अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पर भी भागीदारी नहीं मिली, कुछ रोष है कार्यकर्ताओं में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेशनल स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। अभी हम उत्तर प्रदेश के स्तर पर ऑर्गेनाइज हैं और हमारी पार्टी के उद्देश्य है, हम लोग सहयोगी दल हैं। सहयोगी दल का काम सहयोग करिए मुद्दे पर, हम सहयोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं 2014 में, 2017, 2018 सहयोग दे के सहयोग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमें सहयोग करिए, हम आपका जो संविधान में आरक्षण का मुद्दा उस पर सहयोग करेंगे। तो अब चूँकि चुनाव हो गया, मैंने नहीं लड़ा और हो गया, अब राष्ट्रीय स्तर पर लोग आके आवाज़ करेंगे भाई भारतीय जनता पार्टी जो इनके आरक्षण के मुद्दे पर सहयोग करने के लिए कही थी वो करे। तो भाई हम बड़ा सहयोग किए तो भी बड़ा सहयोग करें। बड़ी मांग की है सर आपने आरक्षण के मुद्दे पर? क्या, वो तो मेरा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है, तो मेरा मुद्दा रहा, उनके विजन में सब में रहा। तो जब उनका खुद का एजेंडा रहा है, हमारा मुद्दा है, तो अपने एजेंडे को हल करें। मछुआ विजन में था पहले, माननीय योगी जी आवाज़ उठाते थे सदन में, बहुत बार हमारी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी जब खुद उसके उस एजेंडे में था तो उसे लागू करें। मांग क्या है, वादा है, वादा पूरा करें भारतीय जनता। सर उपचुनाव हो गए, मतदान हो गया, बड़े वीडियो आए, समाजवादी पार्टी की तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई वीडियो ट्वीट किए, आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। मानते हैं कि क्या चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ? इस तरह के जो सवाल उठे उसमें कहीं ना कहीं मुद्दा बना ही है। ऐसा नहीं है, चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी करना ठीक नहीं। चुनाव आयोग ठीक से, चुनाव तो कहीं चिड़िया नहीं मारी जा रही, पहले कैसे होता था चुनाव, अब तो बहुत शांति से चुनाव हो रहा। लेकिन है कि जहाँ भी होगा चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं। विपक्ष के पास बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है। और अगर हम प्रभावित करके चुनाव जीतना होता तो हम 43 सीट हो इससे थोड़ी जीत जाते हैं लोग। आज के दिन में वो 43, अगर इनको लगता है कि चुनाव प्रभावित है तो 43 वापस कर देना चाहिए इनको कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से चुनाव आयोग ने नहीं कराया। लेकिन जो रामगोपाल यादव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की और एक लेटर भी लिख दिया है चुनाव आयोग को। और उनके एक प्रत्याशी जो कुंदरकी के हैं हाजी रिजवान, उन्होंने भी कहा कि चुनाव निष्पक्ष में इसे रद्द कर देना चाहिए। 57 ऐसे बूथ हैं वहां पर फिर से पोलिंग की भी मांग की गई। विपक्ष है, विपक्ष के पास बताने बयानबाजी का नाम कुछ बचा नहीं है और इस तरीके का राजनीति चुनाव आयोग पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी करना ठीक नहीं रहता। लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी तो की है, 5 जो एसआई थे उनको सस्पेंड किया। चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग चुनाव कराता है, उसमें सरकार के ऊपर दोष रखना ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और इनका कहना है कि चुनाव निष्पक्ष हुए हैं। फिलहाल अधिवेशन की तैयारी चल रही है। 30 नवंबर को लखनऊ में एक बड़ा अधिवेशन है, कई राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और अधिवेशन में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। और जिस तरह संजय निषाद जी ने कहा कि कई ऐसे बिल भी हैं जो पार्टी के हैं वो पास किए जाएंगे, मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और आगे की रणनीति पर भी बातचीत होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर के जनता टीवी लखनऊ। बुलेटिन में वक्त है 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। तो गोंडा में हुआ भयानक सड़क हादसा, ओवर ब्रिज से नीचे गिरा है पिकअप, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद, जमीन का किराया फर्जी बनाम पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। देवरिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। सहारनपुर में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न, जिलाधिकारी ने दिए सड़क को सुरक्षित करने के दिए निर्देश। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक की पीट कर हत्या, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। झांसी में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बदायूं में ग्रामीणों ने गंगा एक्सप्रेसवे को किया है जाम, निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर बैठे किसान, अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। मंडलायुक्त ने की है समीक्षा बैठक, कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता सूची
पुनरीक्षण पर हुई है चर्चा। सपा और भाजपा ने एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। बाराबंकी में प्राथमिक विद्यालय में चोरी का मामला आया सामने। प्रधानाचार्य कक्ष का ताला तोड़कर चोरी को दिया अंजाम। रायबरेली में नहीं रुक रही दबंगों की गुंडागर्दी। मामूली कहासुनी पर हुआ है विवाद। हाथ में असलाह लहराते दबंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो देश भर में शादियों का सीजन एक बार फिर से लौट आया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल के एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से शादियों का दौर शुरू हो चुका है। शादियों का सीजन भारत में त्योहारों के सीजन की तरह ही होता है। त्योहारों की ही तरह शादी वाले घर में उल्लास और माहौल, सजावट, लाइटिंग, अच्छे पकवान और गीत सोहर। हर साल की तरह इस साल भी काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। इस साल नवंबर दिसंबर में कुल 19 दिन में ही 20,000 शादियां होनी हैं। इस सीजन में शादी विवाह के कुल 40 मुहूर्त हैं, जिसमें से 2 अनजान व्यक्ति जीवन भर के लिए एक दूसरे के होने को तैयार हो जाते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। देश भर में शादियों का सीजन एक बार फिर से लौट आया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी से शादियों का दौर शुरू हो चला है। शादियों का सीजन भारत में त्योहारों के सीजन की भांति ही हो रहा है। त्योहारों की भांति शादी वाले घर में उल्लास का माहौल, सजावट, लाइटिंग, अच्छे पकवान, गीत, सोहर। हर साल की तरह इस साल भी काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। शादियों में शुभ मुहूर्त से लेकर खाद्य सामग्री, लाइटिंग, कैटरिंग आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी चाहते हैं कि उनकी शादियां सबसे अलग हों। ऐसे में लोग फंक्शन को बेहतर करने के लिए कई इनोवेटिव चीजें करते हैं, जिससे शादी ब्याह के फंक्शन में 4 चांद लगते हैं। इन्हीं चीजों को लेकर हमने शादी ब्याह में काम करने वाले कैटर्स, टेंट ऑनर, ब्रॉस बैंड ऑनर के साथ ज्योतिषाचार्य से भी बातचीत की और इस बार की शादियां पिछली बार से कितनी अलग हैं, इसके बारे में उनसे जानकारी भी ली। मेरा नाम सचिन कुमार है, मास्टर बैंड का मालिक हूँ मैं। अब बात की जाए तो शादियों का सीजन है और शादियों का सीजन जो है बहुत धूमधाम से जो मनाया जाता है। लखनऊ में 32,000 शादियां नवंबर दिसंबर में हो रही हैं। तो किस तरीके से जो आपका बैंड है पिछली बार की अपेक्षा क्या कुछ अलग इस बार साल में रहेगा? बजट पे क्या कुछ अलग हुआ है और क्या चीजें इनोवेटिव तरीके से है? इस बार हमने एक ट्रॉली निकाली, अपनी ट्रस्ट ट्रॉली फिक्सल लाइट पे। देखिए चीजें जैसे बढ़ रही हैं, डिमांडेड बढ़ रही है, जिस तरह से चीजों को क्रेज हो रहा है, तो अगर हम उस चीज के आगे नहीं जाएंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। और रही शादियों के बारे में, तो शादियां तो क्रेज लखनऊ का अलग ही है। तो उस विषय पे हम यही कहना चाहेंगे कि बजट क्या है, बजट तो अपने हिसाब से इंसान चलता है। तो जिस तरह से बजट है तो महंगाई के हिसाब से तो चलना ही हमें। तो पिछली बार के हिसाब से इस बार शादियां भी अच्छी हैं, लगन भी अच्छी है, नवंबर दिसंबर भी अच्छा, मौसम भी अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिन्हा है। मैं ग्रुप जनरल मैनेजर हूँ रॉयल कैफे का और कैटरिंग पार्ट भी देखता हूँ। अभी जो शादियों का जो सीजन चल रहा है उसमें एक्चुअली जहाँ तक रॉयल कैफे की बात करें तो लोगों का उम्मीद बहुत ज्यादा ही होता है। रॉयल कैफे में जो भी बुकिंग करते हैं तो उनका उम्मीद ज्यादा होता है। तो अलग अलग मिक्स कल्चर के लोग आते हैं हमारे पास। बहुत बार होता है कि जो बहुत सारे गेस्ट हैं वो लोग फॉरेन से भी अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो उनका प्राथमिकता ये होता है कि ये ऐसा नहीं कि वो बाहर की फूड चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लखनऊ का जो जायका है हमारा, जो स्पेशलिटी है लखनऊ की अवधी फूड की, वो लोग वो प्रेफर करते हैं। तो कैटरिंग तो हम लोग सारे डिमांड करते हैं, लेकिन जो रॉयल कैफे की या लखनऊ की जो स्पेशलिटी है, लोगों का फोकस उस पर बहुत ज्यादा होता है। क्या नाम है आपका? जी, राकेश। देखिए शादियों का सीजन है। इस शादियों के सीजन में काफी धूम मची रहती है। तमाम लोग जो है वो अटेंड करते हैं। काम भी आप लोग के पास आता होगा टेंट वगैरह का कि क्या मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, क्या है मार्केट में? तो अब ये मानिए जब से गेस्ट हाउस आए हैं हो गया है, तब से टेंट हाउस जो छोटे दुकानदार हैं उनका काम खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर जीएसटी लगने से, जैसे जो कुर्सी पहले जीएसटी नहीं लगती थी, 300 में मिल जाती थी, अब जीएसटी लगने पे वही कुर्सी 350 की हो गई। नमस्कार, मैं हूं आचार्य राहुल। आज बात करते हैं 2024 नवंबर और दिसंबर में विवाह के शुभ मुहूर्त क्या हैं, क्योंकि विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो कि हमें दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराता है। इसलिए हम सबको एक शुभ मुहूर्त या शुभ दिन की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम हम नवंबर मास में कौन कौन सी तारीखें हैं उनके विषय में जान लेते हैं। सर्वप्रथम है
16 तारीख दिन शनिवार से प्रारंभ होकर के 17, 18, 22, 23, 24, 25 आदि। इसके बाद दिसंबर मास में जो तारीखें हैं वह है 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ये सब तारीखें शुभ हैं। इनमें विवाह करना बहुत ही शुभ है। जनता टीवी के लिए सहयोगी रियाज के साथ लखनऊ विवेक शाही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।